रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हेलो, मैं हूँ दानिश महाजन। Hi, I am Divya Sharma. Hello, this is Minal Singhi. Hi, this is RJ Naresh. नमस्कार, मैं हूँ पुनीत सोनी। हम आ रहे हैं गुड़गांव में रेडियो उड़ान कन्वेंशन और उड़ान आइडल के ग्रैंड फिनाले के लिए हमें रहेगा आपका इंतजार। और आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर और याद रहे रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 है। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर का आज का एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप इस पे एक शो बनाएं, तो फाइनली हम इस शो को लेके आए हैं। दिसंबर महीने में डीओपीटी ने एक मेमोरेंडम इशू किया जिसमें उन्होंने कहा, जो एक डेकेड से लड़ाई चल रही थी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की, कि हमें प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो उसके ऊपर कई जजमेंट्स टाइम टू टाइम आती रही। कभी वो 2021 से लागू किया गया, कभी कब से लागू किया गया, लेकिन फाइनली मेमोरेंडम इशू जो हुआ डीओपीटी से दिसंबर 2023 में, उसमें ये कहा गया कि अब 30 जून 2016 से नोशनल प्रमोशन A क्लास की जॉब्स में दी जाएगी। हालांकि इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है। तो आज का हमारा विषय इसी मेमोरेंडम को लेके है कि आखिर इसमें है क्या और किन लोगों के लिए है, और क्या इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जहां अभी भी लड़ाई बाकी है। इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान, संभावना ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर प्रताप बिष्ट जी हमारे साथ हैं, जिनको आप पहले भी रेडियो उड़ान पे सुनते हैं। और संभावना लीगल राइट्स के लिए फाइट करती है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के। कई पिटीशंस उनकी ऑर्गेनाइजेशंस ने डाली हैं और समय समय पर जब भी किसी डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है तो संभावना आगे बढ़ के उसे चैलेंज करता है। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू। तो प्रताप भाई, हमें सबसे पहले तो थोड़ी बैकग्राउंड दीजिए और इस मेमोरेंडम के बारे में बताएं। बैकग्राउंड इसका जो है वो ये है कि जो आरपीडी एक्ट है 1995, उसका सेक्शन 33 जो एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, एडहॉक अपॉइंटमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, कोई भी किसी तरह की भी कोई अपॉइंटमेंट है, वो सारी कवर होती है। तो ये जो एक्ट है ये कहता है कि आपका रिजर्वेशन प्रमोशन जो है वो है, जैसा कि SC, ST एंड SC ST को मिलता है सेम जो है बेनिफिट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी रिजर्वेशन के मिलेंगे। और 98 फरवरी में ग्रुप A और B में रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए एक डीओपीटी ने पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ऑर्डर इशू किया। लेकिन इसमें डिस्प्यूट कब आता है? डिस्प्यूट आता है 2005 के OM, जो कि 29 दिसंबर 2005 को डीओपीटी ने इशू किया। उसमें डिटेल जो गाइडलाइंस हैं एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेके, वो सारी गाइडलाइंस आई थी। उसमें 29 पॉइंट्स हैं। उसमें एक पॉइंट में उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन प्रमोशन C और D में है, A B के बारे में कुछ नहीं कहा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉडीज हैं उन्होंने ये मान लिया कि ग्रुप A और B में पर्सन विद डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन नहीं है। जब लोगों ने मांगा तो उन्होंने मना करा। उन्होंने कहा कि आपके 2005 के OM में ये चीज नहीं है। इसके बेसिस पे लोग कैट में गए, कैट में जीते। उसके बाद हाई कोर्ट में भी जीते। हाई कोर्ट में भी फिर गवर्नमेंट ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, मतलब सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में भी 2016 में पहली बार जो है वो डिसीजन आया, राजीव गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया कि जो 2005 का OM है वो गलत है और रिजर्वेशन प्रमोशन वो है। उसके बाद गवर्नमेंट उसको फिर भी इंप्लीमेंट नहीं किया। गवर्नमेंट ने, राजीव गुप्ता ने कंटेम्प्ट फाइल की। कंटेम्प्ट फाइल करने के साथ साथ 2017 में एक पिटिशन और आई, जो सिद्धा राजू वर्सेस यूनियन ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका है। वो बेंच, उसको जो दीपक मिश्रा हमारे चीफ जस्टिस थे, वो शायद एक उनकी सोच थी और अच्छी सोच थी पर्सन विद डिसेबिलिटी को, कि डबल बेंच के ऑर्डर को बार बार गवर्नमेंट चैलेंज करती है, और जिससे जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो रिजर्वेशन प्रमोशन है ग्रुप AB में,
वो नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने उस सिद्धा राजू का जो मैटर था उसको लार्जर बेंच के पास भेज दिया, ट्रिपल बेंच का। और ट्रिपल बेंच का होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट उसको फर्दर चैलेंज नहीं कर सकती। और अगर यदि कोई ट्रिपल बेंच को कुछ इसमें लगता है कि और अधिक इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जाएगा। वो भी सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर बेंच है वो ही कर सकती है, गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती। वो मैटर का डिसीजन सिद्धा राजू का 14 जनवरी 2020 को आया। उसमें वही बात जो सिद्धा राजू की उसमें कही गई थी, राजीव गुप्ता की उसमें कही गई थी, और नेशनल फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 2013 में डिसाइड हुआ था, उसमें कंटेम्प्ट पिटीशन डिसाइड हुई थी 2014 में। उसमें भी रिजर्वेशन प्रमोशन के बारे में कहा गया था। पॉइंट नंबर पैरा नंबर 49 में मेंशन किया है कि रिजर्वेशन प्रमोशन है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन जो 2020 में पिटीशन डिसाइड हुई सिद्धा राजू की, उससे पहले जो कंटेम्प्ट पिटीशन डाली गई थी राजीव गुप्ता वाले पे, राजीव गुप्ता ने, तो कोर्ट ने ये कहा कि अब वो इनिशिएट की जाएंगी वो कंटेम्प्ट पिटीशन राजीव गुप्ता की भी इनिशिएट हुई, और सिद्धा राजू ने भी फिर से कंटेम्प्ट पिटीशन डाल दी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, या यूनियन ऑफ जो स्टेट ऑफ कर्नाटका है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन था मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करने का। उसमें वो क्लेरिफिकेशन चाहते थे कि इस जजमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और क्या वो एक फिर वही डिले करने का टैक्टिस जो था गवर्नमेंट का वो उन्होंने किया। वो भी डिसाइड हो गई 2021 अक्टूबर में। वो डिसाइड हो गया कि वो डिसमिस हो गई, वो पिटीशन डिसाइड क्या हुई, वो डिसमिस हो गई। मिसलेनियस एप्लीकेशन कोर्ट ने डिसमिस कर दी, और उसने कहा कि जो हमारी जजमेंट में कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, जो जजमेंट है एज इट इज इम्प्लीमेंट की जाए। और उसमें ये लास्ट में उन्होंने जो डिसाइड कर वो डिसमिस करते समय ये कहा कि सेक्शन 34 के अंदर एक गलती, उसको गलती भी नहीं, मतलब कह सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो इतना सीरियस नहीं थे, या कुछ ना कुछ तो रहा, जिसमें उन्होंने ये लिख दिया कि सेक्शन 34 के उससे जो विद इन 3 मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन इशू करे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एमए डिसमिस होने के बाद फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई, और 19 मई 2022 को कंटेम्प्ट पिटीशन की हियरिंग होनी थी। उससे पहले 17 मई को एक ऑर्डर लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई, जिसमें ये कहा कि रिजर्वेशन प्रमोशन होगा, और उसमें जो वर्ड यूज किया गया कि जो आइडेंटिफिकेशन लिस्ट है 2021 4 जनवरी 2021 की, उसके अकॉर्डिंगली करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्वेशन प्रमोशन ग्रुप ए और बी में वो 2021 से है। उसके बाद ये कंटेम्प्ट चलती रही, सिद्धा राजू की भी चल रही है और राजीव गुप्ता की भी अभी वो फाइनली डिस्पोज नहीं हुई है। तो उसी में कुछ इंडियन रेवेन्यू सर्विस के कुछ लोग थे, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया अलग से, कंटेम्प्ट पिटीशन, जो कि बाद में राजीव गुप्ता की उसमें क्लब हो गई। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो एमए डिसमिस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें ये कहा है कि 2000 आरपीडी के एक्ट 34 सेक्शन 34 के अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन इशू किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आईआरएस की जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की तरफ से जो अपीयर हुए, उन्होंने कहा सितंबर में 2023 में कि हम विद इन 8 वीक कुछ सोल्यूशन के साथ आएंगे। तो दिसंबर में जब उसकी नेक्स्ट डेट हुई तो कोर्ट ने पूछा कि भाई आप क्या सोल्यूशन के साथ आए। तो वो उस समय इनके पास कोई मतलब उस समय तक इन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी। फिर इन्होंने जब उससे पूछा कोर्ट ने, तो तब इन्होंने 28 दिसंबर 2023 को ये ऑर्डर इश्यू किया, जिसमें कट ऑफ डेट जो है ग्रुप ए बी में रिजर्वेशन प्रमोशन जो है 30 जून 2016, जिस दिन की राजीव गुप्ता की पिटीशन डिसाइड हुई थी, उसको कट ऑफ डेट मान के एक नया ओएम जो है वो इश्यू कर दिया। इस ओएम में, जो पहले के ओएम में ऐसा कुछ भी नहीं था, इस नए ओएम में कुछ नई चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई, जो 3 चीजें हैं जो ऑब्जेक्शनेबल। नंबर 1 की रिजर्वेशन प्रमोशन ग्रुप ए बी में वो 30 जून होगा,
जो कि होना चाहिए 96 से, क्योंकि 2005 के ओएम को गलत माना है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, उसमें ये कहा गया कि ग्रुप ए में इनिशियल लेवल पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा गया है कि डिसेबल्ड का जो रिजर्वेशन है वो कैडर बेस्ड है। कैडर का मतलब ये होता है कि जैसे ग्रुप ए जो करंटली है लेवल 12, लेवल 13, लेवल 14, लेवल 16, इसमें जो लेवल 12 में जितनी पोस्टें होंगी उसको अलग से काउंट किया जाएगा, और 13 को अलग काउंट किया जाएगा, 14 को अलग काउंट किया जाएगा, 15 में अलग काउंट किया जाएगा, 16 को अलग काउंट किया जाएगा। अगर यदि 12 में 100 पोस्ट आई 12 लेवल पे, तो उसमें से 4 पोस्ट जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व की जाएंगी। इसी तरह से अगर यदि 13 में 75 आई हैं, तो आपको 2 पोस्टें रिजर्व कैटेगरी पर्सन विद डिसेबिलिटी को देनी पड़ेगी। ये इसी तरह से 15 में जितनी पोस्ट आई तो उसके बेसिस पे आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो ये ऑर्डर है वो कहते हैं लोवेस्ट लेवल ऑफ ग्रुप ए, तो ग्रुप ए का लोवेस्ट लेवल वो है 12, और यदि 11 लेवल जो ग्रुप बी का है वहां से प्रमोशन होकर आपको ए लेवल पे आप गए तो वहां तो रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन 13 में आपको नहीं मिलेगा। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का वायलेशन है, वो ये है कि आप ग्रुप 1 में अगर यदि आपने रिजर्वेशन प्रमोशन का बेनिफिट ले लिया तो 13 में आपको नहीं मिलेगा, आप जनरल बेसिस पे जो होगा वो आपको मिलेगा। तो एक तो ये कि जब आप जिनका पहली बात तो ग्रुप ए लेवल पे अपॉइंटमेंट जो होती है डायरेक्ट, वो बहुत कम है, बहुत ही लिमिटेड होती है, तो आपका जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं हो पाएगा अगर यदि आप ऐसा करते हैं। ऐसा करते ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट है उसको। तीसरा इसका डिस्प्यूटेड पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन प्रमोशन 2016 से देंगे, लेकिन नोशनल देंगे, उसमें आपको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे, सपोज करें कि हमारे डिपार्टमेंट ने आज अगर यदि प्रमोशन लिस्ट निकाली और मुझे जो प्रमोशन पोस्ट मिलेगी, मैं जिस दिन ज्वाइन करूंगा उस दिन से मेरा फाइनेंशियल बेनिफिट मुझे मिलेगा। उससे पहले का जो मेरा है ड्यू, जबकि मेरा 2018 में होना चाहिए था, और वो जो है मुझे 2024 में से ही उसका बेनिफिट मिलेगा। ये इसका जो है प्रॉब्लम है। और इसमें जो अभी करंट जो है 12 तारीख को हियरिंग होनी है, तो 12 तारीख को जनवरी में उसमें कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बार बार कुछ ओएम लेके आ जाती है और कभी कह देती है हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो 12 तारीख को कोर्ट ने कहा कि आप एक एफिडेविट के साथ आइए, जिससे कि वो रिटन रिकॉर्ड होगा और उसमें आप बताइए कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। पिटिशनर है, उनसे भी उनके ऑब्जेक्शन जो है वो मांगे हैं रिटर्न में। तो मुझे लगता है कि 12 तारीख को कोर्ट इस पे सीरियसली जो भी है वो अपना, क्योंकि उसकी जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, तो उसके लिए कोई डायरेक्शन जो भी है वो पास करेगा। इस पूरे उसमें जो है कि गवर्नमेंट ऑफ, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या जो है इश्यूज को रेस करने की कोई ऐसी पावर नहीं थी, इसलिए इस पूरे इश्यूज पे ब्यूरोक्रेसी जो है साइलेंट रही है और वो चाहती नहीं कि करे। और मेरा जो पर्सनल असेसमेंट है वो ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि कैडर बेस्ड रिजर्वेशन है तो सब जगह आपको रिजर्वेशन मिलेगा, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी को एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम वो कहते नहीं है लेकिन है। वो ये है कि जैसे जो सेक्रेटरीज होते हैं, 100 के आसपास पूरे टोटल सेक्रेटरीज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर यदि 100 होते हैं तो 4 डिसेबल्ड को आपको सेक्रेटरीज बनाना पड़ेगा, और 250 के आसपास ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, 10 डिसेबल्ड को बनाना पड़ेगा, जो कि ब्यूरोक्रेसी चाहती नहीं कि वो दिया जाए। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम उन्होंने रेज की है। और क्योंकि हमने डीओपीटी के साथ एक वर्कशॉप की जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी डीओपीटी और एक अंडर सेक्रेटरी जिसके साइन है अभी इस नोटिफिकेशन में 28 तारीख के, महापात्रा, वो आए थे। तो वो लोग बड़े रिलेक्टेंट हैं कि उनको लगता है कि हम जैसा चाहेंगे कोर्ट हम जैसा करेंगे तो कोर्ट वैसा ही कर देगा और वैसा ही होगा। वो इस इशू को बहुत सीरियस नहीं ले। तो मैं अपना मानता हूँ कि कोर्ट अगर यदि ढंग से एक बार कंटेम्प्ट, अगर यदि फाइन कर दे सेक्रेटरी डीओपीटी को,
तो डीओपीटी सेक्रेटरी दूसरे दिन ही प्रॉपर जो है नोटिफिकेशन और सब जो है इम्प्लीमेंटेशन के पूरे प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। प्रताप भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल बैकग्राउंड। एक सवाल मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जो नोशनल वाली बात आ रही है कि एरियर हम नहीं देंगे, क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि पहले सुनने में आया कि बहुत हाई कोर्ट की जजमेंट है कि अगर नोशनल की बात होती है तो एरियर नहीं दिए जाएंगे इसके पक्ष में, तो क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, किया जाएगा, वो है भी। वो ये है कि इसमें जो है अगर कोई ऐसी अचानक सर्कमस्टांसेस डेवलप होते हैं जब प्रमोशन किया जाता है, या कोई इश्यूज ऐसे होते हैं कि कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट को ज्यादा पोस्टों की, उस केसेस में वो क्या करती है कि जो ये रिक्रूटमेंट डालती है कि भाई हमें प्रमोशन के लिए इतनी पोस्टें चाहिए, उसमें जब होता है तब जो है ये स्थिति आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद आपको ये स्थितियां बनाई है, आपको दिया नहीं। तो इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई प्रॉब्लम, उनका कोई इशू ही नहीं है इसमें। गवर्नमेंट जब नहीं दे रही है तो उसको क्यों आप, और जो भी रिटायर लोग होंगे उनको इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि और जो वो उनको बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट होने चाहिए थे वो उन्हें नहीं मिलेंगे इसमें, क्योंकि जो बहुत क्लियर है कि इसमें गलती जो है गवर्नमेंट की है, तो उसे वो बेनिफिट मिलेंगे। राइट। तो कुल मिला के एक बात आपने ये क्लियर की कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लोग हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, उनका इस मेमोरेंडम से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये फाइट है सिर्फ ए क्लास और बी क्लास के लिए। yes. हाँ। अब आपने हमें ये बताया कि ये अभी, अब हमें ये बताया कि आज की डेट में ये इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, चल रहा है। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में लोगों से नाम वगैरह मांगे गए हैं और उनका प्रोसेस का चल रहा है, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में ये कहा कि हम जो पिटिशनर हैं उनको उनका जो ज्वाइनिंग है वो लेके कोर्ट में सबमिट करेंगे। तो इसलिए मिनिस्ट्री लेवल पे ये काम चल रहा है बहुत तेजी से, और उसमें इनको वहां पे रिप्लाई में फाइल करना है, तो इसलिए ये बहुत तेजी से उस पर काम कर रहे हैं। अब आपने हमें ये भी बताया कि उसके बाद फिर से, क्योंकि कोर्ट में मैटर शुरू हो गया है, तो अब जो कंटेम्प्ट डली है कोर्ट में, तो वो किसने डाली है, और क्या वो जो 3 बिंदु आपने बताए हैं हमें, तो क्या उन तीनों को लेके डाली है? नहीं, कंटेम्प्ट तो 2017 में ही फाइल हो गई थी। राजीव गुप्ता ने तुरंत ही फाइल कर दी थी कि गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही, ठीक है। उस कंटेम्प्ट को कोर्ट ने होल्ड कर दिया क्योंकि ट्रिपल बेंच पे मैटर चल रहा था। उन्होंने कहा कि आउटकम ऑफ दी लार्जर बेंच डिसीजन, तो वो जब 2020 में आ गया, उसके बाद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई। और कंटेम्प्ट इस समय कम से कम जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिनको लगभग 10 से 15 कंटेम्प्ट लोगों ने, अलग अलग लोगों ने फाइल की हैं। जो मेन पिटिशनर है सिद्धा राजू और राजीव गुप्ता, उन दोनों ने भी फाइल की हुई है। उसके अलावा लगभग 10-15 कंटेम्प्ट और है। लेकिन उन कंटेम्प्ट का इस मेमोरेंडम पे स्टे नहीं लगेगा, ये अपना काम करता रहेगा तब तक जब तक साइमल्टेनियसली वो काम चल रहा है। एम आई करेक्ट? हाँ, कंटेम्प्ट स्टे नहीं हो सकता। कंटेम्प्ट में स्टे नहीं होता है क्योंकि वो तो नोटिफिकेशन, मतलब गवर्नमेंट जो है जो फाइल कर रही है वो अपना कर रही है, और जो कंटेम्प्ट पिटिशन वाले हैं वो अपना कर रहे हैं। स्टे का नहीं है, वो अपना काम करती रही है सरकार। लेकिन जो एक्चुअल जो है जजमेंट का जिस्ट है, जजमेंट दोनों ये कहती हैं कि 2005 का जो ओएम है वो गलत है, उसको रेक्टिफाई किया जाए। गवर्नमेंट ये कहती है कि 2005 का एक्ट, 2005 की जो रूलिंग्स है वो तो खत्म हो गई क्योंकि हमने 2017 में नई रूलिंग लिया है। ये है इशू। राइट। तो ये बताएं 2 चीजें, क्या ये पूरे इंडिया पे लागू होता है, सेंटर, स्टेट, हर जगह पे ये लागू होता बिल्कुल, है? बिल्कुल, बिल्कुल, सब पे सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट होता है, जो कर रहे हैं वो तो ठीक है ही है, उनके लिए तो है ही है, लेकिन वो सब पे बाउंड होता है, चाहे स्टेट हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या पीएसयूज हो, या कोई और। अब जो लोग 2010 या उससे पहले लगे हैं, या 2016 से पहले लगे हैं, अगर किसी को कुछ लोग तो बहुत एक्टिव होते हैं और सारे लोग बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, कि उनको ये जानना है कि क्या उस टाइम पे हमारा नंबर आया था, क्या हमें बाईपास किया गया है, क्या हम इस मेमोरेंडम के दायरे में आते हैं या नहीं, उसको समझने का क्या तरीका है? क्या उनके पास खुद से लेटर्स आएंगी या उनको ही अपने फाइट के लिए लड़ना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा? तो कैसे समझें कि हम इस दायरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो यह है कि गवर्नमेंट, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, आप सारी चीजें देख सकते हैं।
लिस्ट बनती है, हर साल की प्रमोशन लिस्ट बनती है, मतलब एक बंच होता है प्रमोशन का हर साल का, उसमें कहां से कहां तक के उसको लिया गया है, उसमें इंक्लूड किया गया है। सपोज कि कोई 2005 में अपॉइंटेड है और 2011 में सीनियरिटी लिस्ट आई है कि 2005 से 2008 तक के लोगों को इस प्रमोशन लिस्ट में कंसीडर करने के लिए उनके नाम मांगे गए हैं, तो वो तरह से होता है। अब ये स्टेट का मैं नहीं कह सकता, लेकिन सेंटर में तो ये है कि उसमें एक लिस्ट मांगी जाती है कि इस समय से इस समय तक के जो लोग हैं इस पोस्ट पे, उनकी जो डिटेल्स हैं वो भेजी जाए शॉर्ट लिस्टिंग। ये कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है डिसेबिलिटी सेक्टर के पर्सपेक्टिव से? ये एक्चुअली जो रिजर्वेशन का मतलब है, रिजर्वेशन का मतलब ये है कि पार्टिसिपेशन एवरीवेयर। जब हम ये बात करते हैं तो क्योंकि हम जो है जब संविधान बना तो संविधान में हमें कोई इस तरह की भागीदारी हमारी नहीं थी कि हमें रिजर्वेशन मतलब जो है जो एम्प्लॉयमेंट में वो मिले। 78 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें भी ग्रुप सी टी की बात की थी, ग्रुप ए बी के बारे में कुछ नहीं कहा था। वो एक नोटिफिकेशन था, किसी ने फॉलो करा किसी ने नहीं करा। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कितना फॉलो किया, ये क्वेश्चन है। तो जो रिजर्वेशन है उसका ये है कि आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सब जगह पे। तो ग्रुप ए बी में जब आप प्रमोशन देते हैं तो क्योंकि जो हमारा जो मानना है कि डिसीजन मेकिंग जो है उसमें डिसेबिलिटी को इंक्लूजन नहीं हुआ है, और ये रिजर्वेशन प्रमोशन के थ्रू उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां पे डिसीजन मेकिंग होती है टॉप लेवल। आगे की लड़ाई में आप क्या देखते हैं कि क्या आपको लगता है आपकी, क्योंकि जो लीगल समझ है, क्या आपको लगता है कि उन लोगों के लिए भी कुछ आएगा? जैसे आप बात कर रहे हो कि ये 96 से लागू होना चाहिए, तो होना चाहिए नहीं, होगा उसी पे जानना चाहता हूँ। तो उनको आप हौसला बंधा रहे हो जब प्रैक्टिकली आप कह रहे हो कि उनको बिल्कुल हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, जो 20 साल का पीरियड है 96 और 2016 के बीच में? नहीं, कोई भी देखिए इसमें, क्योंकि जो रिटायर्ड हैं उनको भी बेनिफिट होगा, उनकी जो है जो पेंशन है वो रिवाइज होगी, और या उनके जो भी एरियर्स होंगे वो रिवाइज होंगे। इसलिए किसी को भी इससे ये नहीं है कि भाई इसका हमें नहीं होगा, हम रिटायर हो गए या हमारे को वो नहीं मिला, ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा और होगा वही जो मैं कह रहा हूँ 96 से। क्योंकि अगर यदि कोर्ट अपनी जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता तो फिर उस जजमेंट का मतलब ही नहीं होता, वो जजमेंट विड्रॉ हो जानी चाहिए। राइट। तो अब हमें एज ए कम्युनिटी कहाँ पे वॉचफुल होने की जरूरत है? वॉचफुल ये है कि कोर्ट जो भी कर रहा है 12 तारीख को, जैसे अभी मैं खुद कुछ दिनों में मतलब एक लिखने का मेरा प्लान है कि अभी हाल में जो है कलकत्ता के किसी जज ने कोई डिसीजन दिया और उसको सैटरडे स्पेशल कोर्ट बैठा के उस जजमेंट को उस ऑर्डर को स्टे कर दिया गया। तो मेरा ये है कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कि आप जिस दिन ऑफ डे है उस दिन भी आप बेंच बैठाते हैं, और जो डिसेबिलिटी के इशू है, जो जजमेंट आपकी है खुद की, आप उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, तो ये क्वेश्चन है कि भाई आप जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइट। कुछ और जो आप इस विषय में हमारे लिस्टनर के साथ शेयर करना चाहें जो मैंने आपसे नहीं पूछा? नहीं, मैं तो यही शेयर यही करना है कि भाई जो मतलब आप अपने जगह पे जहाँ पे जिनको का फायदा मिलना है, ग्रुप ए बी में मिलना है, वो अपने डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन लिस्ट बनती हैं उनको देखें कि कब से कब तक के लोग को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। जैसे अभी 2016 है तो सीनियरिटी उस हिसाब से अपनी क्योंकि सीनियरिटी सबको अपना नंबर पता होगा, उस हिसाब से वो देखें उनका नाम है या नहीं है तो जो नोडल ऑफिसर है उसको अप्रोच करे कि भाई मेरा नाम होना चाहिए था यहाँ पे और मेरा मिसिंग है, तो वो रिकंसिडर होगा, उसका दोबारा से उसमें नाम आएगा और उसको प्रमोशन का बेनिफिट उसे मिलना चाहिए। संभावना में जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कैसे आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? मेल कर सकते हैं संभावना को, और हमारे को नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ईमेल आईडी अगर आप बता दे तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, संभावना sambhavana@group@gmail.com। थैंक यू सो मच प्रताप भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी और जो आपने की पॉइंट बताया पूरी डिस्कशन में कि एक्चुअली जो आपकी अजम्पशन है कि सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी नहीं चाहते उस लेवल पे, तो जिस तरह से ये मेमोरेंडम आते हैं और कहीं ना कहीं हमें सोचने पे ये मजबूर करते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चाहते नहीं है उस लेवल तक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पहुंचे, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो
उम्मीद यही है कि ये जो लड़ाई है ये आगे चलती रहे और इसमें मैं जीत मिले। इसमें ये कहना चाहूंगा कि बातें सब कर सकते हैं, लेकिन जब आपका राइट का, जब आप चेयर की बात करते हैं तो फिर आपको चाहे कोई भी हो, वो हमारा कोई खुद का मतलब दोस्त हो या हमारे फादर भी हो सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, वो जो है ना उनको शायद ऑकवर्ड लगता है कि हाँ अरे ये कैसे करेंगे, ये जो इशू है ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है और इसकी वजह से ही ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। बट वर्बली बोलना है, लेक्चर देना है उसमें कि हाँ हम तो ये करते हैं और हम ऐसा करते हैं, ये लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जब उनके बराबर की चेयर आपको चाहिए है, आप इस लायक हो गए कि आप उनके बराबर की चेयर ले रहे हो, तब उन्हें बहुत कष्ट होता है कि ये जो चीज है ये कैसे पॉसिबल है। राइट, तो ये खेल है लिसनर्स, हमें समझना चाहिए। यही मकसद है शो का कि आपको एजुकेट किया जाए, अवेयर किया जाए। अगर आपकी भी प्रमोशन बनती है तो आप अगर आप ए क्लास में जॉब कर चुके हैं, बी क्लास में जॉब कर चुके हैं और आपको प्रमोशन का लाभ नहीं मिला है तो आप अपनी सीनियरिटी लिस्ट देखें और आपको इस मेमोरेंडम का बेनिफिट उठाना चाहिए। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच प्रताप भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। NovaFlix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें NovaFlix प्ले स्टोर से।